हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडेबल स्टडी पॉइंट में। और मैं हूं राजिद और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं बिहार बोर्ड 12th क्लास 100 मार्क्स हिंदी का पदखंड का उषा चैप्टर जो शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा रचित है, उसी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, ओके। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर ले ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना जरूर। और तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न देख लीजिए कि नीले जल में किसी गौर दे हिल रही है, ठीक है ना। किसी की गौर दे हिल रही है, ठीक। तो नीला जल किसको कहा गया है? उषा के समय आकाश को कहा गया है, ठीक। और गौर दे यानी गोरा शरीर सूर्य को कहा गया है, ओके। तो चलिए इसका उत्तर अच्छे से समझते हैं कि यह बिंब बहुअर्थी है, यानी ये जो वाक्य है ये बहुअर्थी है। यहाँ गोरा दे, यहाँ दे होगा, ठीक है ना। गोरा दे से तात्पर्य चंद्रमा से भी हो सकता है या कवि की कल्पना किसी गोरी नव युवती की देह से भी हो सकता है, ओके। तो यहाँ पर जो आपका कवि का अर्थ है वो है कि किसी गोरी नवयुवती की देह से यहाँ पर कल्पना है, ओके। तो इसी को मेन रखेंगे, ओके। इसको उतना मेन नहीं रखेंगे, ओके। इसको यहाँ तक मेन नहीं रखेंगे, इसको रखेंगे, ओके। जो प्रातः काल किसी नीले जल वाले स्रोत से स्नान हेतु प्रस्तुत हुई हो, ओके। यानी कहने का तात्पर्य है कि कवि कहते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है मानो कि उषा के समय आकाश नीले जल का एक स्रोत बन गया है, ठीक। एक समुद्र बन गया है और उसमें एक गोरी नवयुवती नहाकर स्नान कर कर बाहर निकल रही है, ओके। ऐसा प्रतीत होता है उषा के समय जब सूर्य का किरण बाहर निकलता है हमको आकाश में दिखाई देता है, तो ऐसा ही प्रतीत होता है मानो कोई नवयुवती नीले जल के पानी से, जल के स्रोत से नहाकर बाहर निकल रही है, ओके। तो यही कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कवि, नीले जल के में से किसी गौर दे हिल रही है, ओके। तो चलिए अगला प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि उषा का जादू कैसा था? उषा का जादू कैसा था? और देख लीजिए बहुत ही बार पूछा गया है, आर्ट्स 2015, 16, कॉमर्स में और साइंस में भी 2017 में पूछा गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उषा का जादू कैसा था। तो चलिए इसका आंसर जान लेते हैं। उषा का जादू ऐसा था कि प्राप्त सुबह आकाश नीला शंख जैसा स्पष्ट और स्वस्थ दिख रहा था, ओके। यानी जो उषा का जादू था ऐसा प्रतीत होता है कि एकदम जो आकाश एकदम नीले शंख की तरह स्पष्ट दिखाई देता है, ठीक। और फिर आगे देख लीजिए, आगे कह रहा है कि मानो ओस पड़ने के कारण ऐसा लग रहा है था कि राख से गीला हुआ कोई चौका हो, ओके। और एक और उनको अनुभव हो रहा था कि ऐसा लग रहा है कि मानो कि किसी चौके को, यानी किसी चौके होता है ना गांव में, घर को चौके को लिपा जाता है राख से। तो वही उस राख से लिपने के बाद जब उसको ओस में छोड़ देंगे तो गीला हो जाने के बाद एकदम डार्क डार्क हो जाता है, एकदम एकदम नीला शंख के तरह। तो वही यहीं पर बता रहे हैं कि वो भी हो सकता है कि मानो कि एक कोई चौका है राख से लिपा हुआ है, उस पर ओस के कारण वो नीला नीला प्रतीत हो रहा है, ओके। फिर आगे है कि लाल केसर से धो दी गई बहुत काली सी सील की तरह। और ऐसा भी प्रतीत होता है कि मानो कि कोई लाल केसर से किसी सील को, यानी किसी काली पत्थर को धो दिया गया हो, ऐसा भी प्रतीत होता है। और फिर आगे है कि लाल खड़िया चौक के मल दी स्लेट की तरह किसी गोरी युवती की देह की तरह झिलमिलाती सम्मोहित हो रही है, ओके। और यहाँ पर एक और अनुभव हो रहा है उनको कि मानो कि कोई स्लेट है, ठीक है, काला स्लेट है और उस पर लाल खड़िया, ठीक है ना। यानी जो सूर्य निकलते रहता है तो सुबह का सूर्य देखिएगा एकदम लाल लाल रहता है, मानो कि कोई रसदार फल है, ओके।
तो ऐसा प्रतीत होता है कि कोई काला स्लेट है। ओके, कोई काला स्लेट है और उस पर लाल खड़िया चौक से मल दिया गया हो, ठीक है ना, ऐसा प्रतीत होता है। और फिर उनको ऐसा भी प्रतीत होता है कि मानो कि कोई गोरी युवती क्या है कि गोरी युवती का देह झिलमिल हो रहा है, झिलमिला रहा है, ठीक है, झिलमिलाती है। क्या झिलमिलाती है? तो सूर्य जब निकलता है वो नीले शंख जैसे आसमान से बाहर, तो ऐसा लगता है कि कोई गोरी युवती नहाकर समुद्र के जल से निकल रही है। ओके, नहाकर समुद्र के जल से निकल रही है, ऐसा प्रतीत होता है। तो यही है उषा का जादू, जो लेखक को बहुत ही मनोरम लगता है। चलिए आगे देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न है, उषा कविता में आकाश के बदलते रंगों का वर्णन करें। यानी जो उषा चैप्टर है उसमें आकाश का रंग कैसे बदलता है, यानी जब उषा से पहले एकदम काला घनघोर रात रहता है, एकदम आसमान काला रहता है, लेकिन जैसे ही उषा का समय आता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कोई नीला शंख है और या कोई राख से लिपा हुआ चौका जो ओस से भींग गया है, वैसा प्रतीत होता है, ठीक है, या नीले समुद्र के तरह प्रतीत होता है। और फिर उसके बाद जब सूर्य पुंतर बाहर आ जाता है, आसमान में क्लियर दिखने लगता है, स्पष्ट दिखने लगता है, तो वो साफ साफ दिखाई देने लगता है आसमान, ठीक। तो देख लीजिए, ये आर्ट्स 2011 में पूछा गया है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं कि आंसर क्या है। शमशेर बहादुर सिंह ने अपने इस कविता में उषा के सौंदर्य का वर्णन एक चित्रकार की तरह किया है। यानी चित्रकार कोई भी पेंटिंग उंटिंग बनाता है तो उसका वर्णन करता है ना कि ऐसे है वैसे है, तो वैसा ही यहाँ पर चित्रकार की तरह उन्होंने वर्णन किया है। वह उषा के सौंदर्य को विभिन्न रंगों के कोलौंज के माध्यम से प्रकट करता है, ठीक है। यानी यहाँ पर एक वर्ड लिया गया है क्लोंज, ठीक है। ये एक पेंटिंग का कला होता है जिसमें कई रंगों का बनाया जाता है, ठीक है ना, रंगों के द्वारा उसको सजाया जाता है, ठीक। ऐसे तो पेंटिंग में रंग होता है, लेकिन एक क्लोज बहुत ही विशेष प्रकार का पेंटिंग है जिसमें कई रंगों का प्रयोग किया जाता है और तब पेंटिंग को अच्छे से सजाया जाता है। ओके, तो वही यहाँ पर बोल रहे हैं कवि कि उषा का यहाँ पर जो भी सौंदर्य है उसको एकदम क्लोज के तरह प्रकट किए, क्लोज के माध्यम से एकदम रंग बिरंगा माध्यम से प्रकट किए। ओके, फिर आगे है, उषा का जादू ऐसा था कि वह दृष्टि को अपनी आभा में बांध लेता है। और उषा का जादू ऐसा है कि वो सबको अपने दृष्टि की आभा में बांध लेता है। ओके, इतना मनोरम दृश्य होता है। आप लोग कभी सुबह में एकदम भोर में उषा का टाइम उठकर देखिएगा, सूर्य कितना खूबसूरत दिखता है देखने में, आकाश कितना खूबसूरत होता है। ओके, तो उसका जो दृश्य होता है वो आपको एकदम अपने आभा में बांध लेगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे है, कवि को उषा काल का आकाश अपने स्वच्छता के चलते खूब नीले शंख की तरह लगता है। और जो कवि है उनको उषा काल का जो आकाश है वो एकदम नीले शंख के तरह प्रकट होता है, एकदम लगता है कि वो नीला शंख है। ओके, फिर आगे है, ओस से भींगे होने के वजह से आकाश राख से लिपे हुए गीले चौके की तरह लाल केसर से धो दी गई बहुत काली सील की तरह। ओके, और यहाँ पर ये बोल रहे हैं कवि कि ऐसा प्रतीत होता है, मान के चलो कि कोई राख से किसी चौके को लिप दिया गया हो और वो अभी तक गीला है, ठीक है ना। यानी जब रात को क्या होता है ना कि जो चौका होता है आपके यहाँ, उसको अगर राख से लिप कर बाहर खुला में छोड़ दीजिएगा तो ओस गिरने के कारण वो क्या होगा, फिर से भींग जाएगा। तो ऐसा प्रतीत होता है आकाश कवि को। ओके, कि मानो कि कोई चौका को राख से लिप कर आकाश में, खुले आकाश में छोड़ दिया गया है और वो उसके कारण भींग गया है। या कोई लाल केसर को क्या किया गया है कि सील को धो दिया, काला सील को यानी काला पत्थर को लाल केसर के द्वारा धो दिया गया हो, वैसा प्रतीत होता है। उस काले नीले शंख जैसे आसमान में सूर्य, ऐसा प्रतीत होता है, मान के चलो कि किसी काले सील को लाल केसर से धो दिया गया हो। ओके, फिर आगे है कि
लाल खड़िया चौक से मल दी गई स्लेट की तरह। और यहाँ पर फिर एक और बात पता चल रहा है कि ऐसा मानो प्रतीत हो रहा है कि किसी काले स्लेट को लाल खड़िया चौक से मल दिया गया हो, लाल खड़िया चौक से मल दिया गया हो, ऐसा प्रतीत होता है आकाश। जब आकाश एकदम नीले संग के तरह आकाश से कोई सूर्य यानी सूर्य बाहर निकलता है तो ऐसा लगता है कि किसी काले स्लेट को लाल खड़िया चौक से मल दिया गया हो। ओके, देखिए इसमें एक ही बात कई बार रिपीट हो रहा है हर आंसर में, उषा का वर्णन करने में कि लाल खड़िया चौक, ठीक, या बहुत सारा बात गोरे रंग वाला, ठीक है, तो ये आंसर में ही है, ठीक। चलिए ध्यान रखिएगा। आगे है कि किसी गोरे रंग की नव युवती की तरह नीले जल में झिलमिलाती दे की तरह प्रतीत होता है। और ऐसा मानो आकाश लग रहा है कि सूर्य निकलते समय कि किसी नीले जल से कोई गोरी नव युवती नहाकर बाहर निकल रही, ऐसा प्रतीत होता है कवि को। ओके, तो आशा करता हूँ कि ये आंसर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे 4 नंबर प्रश्न देख लेते। 4 नंबर क्या है कि प्राप्त काल का नभ कैसा था, यानी उषा कविता में कवि को सुबह का आकाश कैसा दिखता है, ठीक है। और ये आर्ट्स 2011, 15 में और 18 में पूछा गया प्रश्न, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको डायरेक्ट ऐसे भी पूछ सकता है कि प्राप्त काल का नभ कैसा था, या उषा कविता के अनुसार प्राप्त काल का नभ कैसा था या कैसा दिखाई देता था। तो चलिए इसको देखते हैं। इसका आंसर है कि प्रस्तुत कविता उषा में प्राप्त काल का नभ नीले शंख के जैसा प्रतीत होता है। ओके, यानी प्रस्तुत कविता उषा में प्राप्त काल का नभ नीले शंख के जैसा प्रतीत होता है। तो ये बहुत शॉर्ट आंसर है, इसको आप चाहे तो आप इसको लमड़ा सकते हैं, यानी इसमें थोड़ा और कुछ डिटेलिंग उषा के बारे में देकर ये बात लिख सकते हैं। ओके, ये आपके अनुसार अपना है कि आप कैसे लिखना चाहते हैं। चलिए 5 नंबर देख लेते हैं। 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। उषा शीर्षक कविता में बिंबों को स्पष्ट करे। ओके, यानी उषा जो आपका चैप्टर है उसमें बिंबों को स्पष्ट करना, और इस साइंस कॉमर्स 2009 में पूछा गया है। तो चलिए देख लेते हैं कि शमशेर बहादुर सिंह बिंबों के कवि है, यानी उन्होंने बिंबों के बारे में बताया है। अनुभव की व्यापकता और गहनता को बिंब ही प्रकट कर पाते हैं। आरंभ का बिंब खूब नीले शंख के रूप में प्रकट हुआ है, यानी ये जो कवि है ये बिंब को बहुत ही अच्छे रूप से प्रकट करते हैं। और इन्होंने आरंभ में उषा का बिंब बताया कि खूब नीले शंख के तरह प्रतीत होता है, खूब नीले शंख की तरह प्रतीत होता है। फिर आगे बताते हैं कि शंख यानी पवित्रता, स्वच्छता और आकाश में असीम विस्तार का दृश्य बिंब। ओके, और यहाँ पर शंख कहने का यहाँ तात्पर्य इनका है कि पवित्रता, ठीक है ना, और स्वच्छता, यानी जो शंख कहा जाता है कि हम लोग में बहुत ही पवित्र होता है। भारतीय लोग शंख को बहुत ही पवित्र मानते हैं, ठीक है। और भगवान के पूजा अर्चना के समय शंखनाद किया जाता है। ओके, शंखनाद करने से मन को शांति भी पहुंचती है, तो ये भी करते रहना चाहिए। चलिए आगे है, यहाँ कवि ने उषा के सौंदर्य वर्णन में जिन बिंबों का प्रयोग किया है वो एक कुशल चित्रकार सिद्ध करते हैं, यानी वो लेखक है, उन्होंने उषा का वर्णन करते समय बहुत सारे उषा का चित्रण किया है। तो ऐसा पता चलता है कि बहुत ही प्रसिद्ध एकदम कुशल चित्रकार साबित हो सकते हैं। ओके, या होते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। यह बिंब कवि ग्रामीण परिवारों के दैनिक जीवन के विभिन्न क्रियाओं और स्थितियों से उठाए गए हैं। और ये इन्होंने जो उषा का चर्चा किया है वो क्या किया है कि एक ग्रामीण दैनिक जीवन है, ग्रामीण लोगों का दैनिक जीवन है, उससे ही उसी स्थितियों से उठाया है। जैसे कि यहाँ पर क्या कहा, गीला चौका लिपा हुआ, खड़िया चौक, सील, केसर, लाल केसर, ये सब ग्रामीण लोग ही ज़्यादा यूज करते हैं और हम लोग भी यूज करते हैं। तो इसलिए इन्होंने ग्रामीण चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दिया है और ग्रामीण तरीका से ही उषा का
उषा के सौंदर्य का वर्णन किया। ओके, तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है कि उषा कवि उषा काल में आकाश की को ओस से भींगे तथा राख से लिपे हुए गीले चौका की तरह कभी लाल केसर धो दी गई बहुत काली सील की तरह, कभी लाल खड़िया चौक से मल दी गई सील की यानी स्लेट की तरह, कभी किसी गोरी नवयुवती की नीले जल से झिलमिलाती देह की तरह बिंबित करता है। यानी यहाँ पर ये सारे बात मैंने बता दिया है कि कभी जो है, कभी कहते हैं कि उषा काल में आकाश भींगे हुए ओस यानी कोई चौका जो राख से लिपा गया है और वो ओस से भींग गया वैसा प्रतीत होता है, या ऐसा मानो कि सूर्य निकल रहा है तो कोई काले सिल को लाल केसर से धो दिया गया है, या किसी काले स्लेट को लाल खड़िया से मल दिया गया है, या कोई नवयुवती नीले जल के पानी से निकलती हुई प्रतीत होती है, ऐसा उनको कवि को लगता है। ओके, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 6 नंबर है, प्राप्त नभ की तुलना बहुत नीले संग से क्यों की गई है। ओके, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं कि बहुत नीले संग से क्यों की गई है। तो इसका उत्तर मैंने ऊपर भी बताया कि ये पवित्रता और स्वच्छता को दर्शाता है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है, प्राप्त नभ की तुलना नीले शंख से इसलिए की गई है कि वह दृष्टि कवि को अपनी स्वच्छता के चलते नीले शंख की तरह स्पष्ट और कांतिमय दिखाई पड़ता है। ओके, स्वच्छता मेन इसमें इम्पोर्टेंट बात है। स्वच्छता के कारण उन्होंने कहा कि जो आकाश है एकदम नीले शंख की तरह प्रतीत होता है। ओके, और ये दृश्य जो उषा का है, उषा काल का है, ये कवि को बहुत ही मनोरम, बहुत ही मनोहर लगता है, इसलिए उन्होंने शंख से इसकी तुलना की है। ओके, चलिए लास्ट प्रश्न है और इसका आंसर मैंने आपको दे दिया है पहले ही वीडियो में। उषा कविता का भावार्थ लिखे, और ये साइंस और कॉमर्स दोनों में ही 2011 में पूछा गया है कि उषा कविता का भावार्थ बताइए। तो मैंने उषा कविता का भावार्थ अच्छे से बताया है, तो आप वहाँ से पूरे भावार्थ को एक साथ एक समरी की तरह, ठीक है ना, एक सारांश की तरह लिख सकते हैं। आपको एग्जाम में इसी क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछ देगा कि उषा कविता का सारांश बताइए, ठीक है, सारांश बताइए। ओके, तो आप कैसे लिखिएगा, बस उसका जो भी भावार्थ मैंने बताया उसको लिख देना है। ओके, तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया है। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ओके, और अगर आपको किसी भी चीज़ का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, आपको एकदम फ्री PDF मिलेगा। तो इसके लिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए। ओके, तो आज भर के लिए इतना ही। गुड बाय, जय हिंद।